Welcome to Study IQ. My name is Hina. I'm a faculty of UPSC Law Optional Paper at Study IQ. In today's video, we are going to cover provisions regarding strict liability. Strict liability का जो लैंडमार्क जजमेंट है दैट इज रायलेंस वर्सेस फ्लेचर, वो हम कवर करेंगे. उसमें कोर्ट ने क्या प्रिंसिपल्स दिए थे दैट वी विल कवर. We will also cover briefly what are the essential which a plaintiff need to prove in order to get compensation under strict liability. And then we'll also cover some of the defenses which are available to the defendant in order to escape that liability. Okay, so let's get started with that. सबसे पहले हम समझते हैं डेफिनेशन दैट व्हाट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. देखिए, दो तरीके की लाइबिलिटीज होती हैं. एक होती है फॉल्ट लाइबिलिटी, एक होती है नो फॉल्ट लाइबिलिटी. राइट. फॉल्ट लाइबिलिटी अगर हम इस वर्ड को भी देखें तो इसका ये मतलब है कि आपकी गलती की वजह से सामने वाले का नुकसान हो गया है, तो अब आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, आपकी लाइबिलिटी अराइज हो गई है. राइट. अब वो आपका जो फॉल्ट है वो इंटेंशनल भी हो सकती है, आपने हो सकता है जानबूझ के किया हो, या फिर नेग्लिजेंस से भी हो सकता है. नेग्लिजेंस से का क्या मतलब है कि इंटेंशन तो नहीं था बट बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस आपसे नुकसान हो गया किसी का, तो देन यू हैव टू कॉम्पनसेट दैट पर्सन. इन नो फॉल्ट लाइबिलिटी व्हाट हैपेंस कि आपका ना ही मेलाफाइड इंटेंशन था, ना ही आप नेग्लिजेंट थे. दैट मीन्स यू टुक ऑल ड्यू केयर एंड प्रिकॉशन. उसके बाद भी आपके एक्शन से अगर किसी का इंजरी होती है, किसी को कोई नुकसान होता है, देन यू हैव टू कॉम्पनसेट दैट पर्सन. दैट इज नो फॉल्ट लाइबिलिटी. अब नो फॉल्ट लाइबिलिटी में दो कैटेगरीज कवर होती हैं. वन इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड सेकेंड इज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. एब्सोल्यूट लाइबिलिटी स्ट्रिक्टर देन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, इनके बीच में डिफरेंस क्या है दैट आल्सो विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो ओनली. व्हेन विल कवर, पहले दोनों पढ़ेंगे फिर इसका डिफरेंस पढ़ेंगे. सो नाउ कम बैक टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज अ लीगल डॉक्ट्रिन अंडर विच अ पर्सन is held responsible for damages caused by their actions or property regardless of intent और नेग्लिजेंस. दैट मीन्स कि आपका ना इंटेंशन देखा जाएगा, ना नेग्लिजेंस देखी जाएगी. कुछ ऐसी सिचुएशंस है, सर्कमस्टांसेस हैं, वहां पर आपको लाइबल कर दिया जाएगा एंड यू हैव टू कॉम्पनसेट द अदर पार्टी. अब इसका जो लैंडमार्क जजमेंट है दैट इज रायलेंस वर्सेस फ्लेचर. अब इस जजमेंट में क्या हेल्ड हुआ था दैट विल कवर, बट इसके थोड़े फैक्ट समझते हैं. फ्लेचर जो है उसकी एक मिल थी और उसने कुछ इंजीनियर्स को हायर किया उसमें एक रिजर्वॉयर बनाने के लिए. उसने हायर किया. अब जब वो ये रिजर्वॉयर बना रहे थे तो ना ही फ्लेचर को पता चला और ना ही वो जो इंजीनियर्स थे उनको पता चला कि वहां पर कोई अबैंडन्ड माइन शेफ्ट है. कोई माइनिंग वगैरह होती होगी तो उसको टेम्पररली क्लोज किया हुआ था. तो ना ये बात इंजीनियर्स को पता चली और ना ही फ्लेचर को पता थी, और उन्होंने रिजर्वॉयर बना दिया. रिजर्वॉयर बनाने के बाद जब उसको पूरे पानी से भरा, सो यहाँ पे देखो वाटर ही है, पानी से जब उसको पूरा भरा तो वो शाफ्ट टूट गया, और टूटने के बाद जो उसकी एडजेसेंट प्रॉपर्टी थी जो रायलेंस की थी, उस प्रॉपर्टी में जाके उस पानी की वजह से बहुत लॉसेस हो गए, बहुत ज्यादा डैमेज रायलेंस की प्रॉपर्टी को हुआ. अब इस डैमेज को रिकवर करने के लिए रायलेंड ने सूट फाइल किया अगेंस्ट फ्लेचर. एंड फ्लेचर ने यहाँ पर जो डिफेंस लिया था, उन्होंने ये लिया था कि ए उनका कोई इंटेंशन नहीं है. ही सेड दैट इट्स नॉट माय फॉल्ट, आई हैड नो मैलिफाइड इंटेंशन. दूसरा, नेग्लिजेंस भी नहीं थी. he could bring those facts in front of court where he rightfully stated and established कि कोई ऐसा नहीं था कि वो negligent था. he took due care and attention और he was not negligent. but still कोर्ट ने strict liability के अंदर उसको liable किया. कोर्ट held that I understand, we understand that you did not have any malified intention. आपका कोई बुरा इंटेंशन नहीं था, आप नेग्लिजेंट भी नहीं थे, लेकिन जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी बनती है. आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में लाइबल हो जाओगे. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए कोर्ट ने बोला कि जो डिफेंडेंट है इज लाइबल व्हेन दे ब्रिंग एंड कीप अ डेंजरस सब्सटेंस ऑन देयर लैंड एंड इट एस्केप्स एंड कॉजेज हार्म. सो कोर्ट ने यहाँ पे प्रिंसिपल दिया, इसी को ब्रेक किया बाद में हमने. कोर्ट ने बोला अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में कोई भी डेंजरस चीज लाते हो, ऑफ कोर्स इट्स योर राइट, आप अपनी प्रॉपर्टी में जो चाहे वो लेके आ सकते हैं, लेकिन इफ दैट डेंजरस थिंग एस्केप्स और उसकी वजह से किसी को हार्म होता है तो आप लाइबल हो जाओगे. यू हैव टू पे कॉम्पनसेशन फॉर दैट. द लाइबिलिटी अराइजेस इवन इफ ऑल द प्रिकॉशंस वर टेकन टू प्रिवेंट द एस्केप. तो आप ये डिफेंस नहीं ले सकते हो कि भाई मैंने सारे प्रिकॉशंस लिए थे फिर भी ये एस्केप हो गया, तो आपको ये डिफेंस नहीं मिलेगा.
कुछ ऐसे डिफेंसेस हैं जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आपको मिल सकते हैं, विच विल कवर इन द लेटेस्ट स्लाइड्स, बट ये आपको डिफेंस आप नहीं ले सकते हो कि आई टुक ड्यू केयर एंड अटेंशन, प्रिकॉशंस मैंने लिए थे, सब किया था। अगर आप कोर्ट में ये प्रूव भी कर दोगे ना, तो भी आपकी जो लाइबिलिटी है वो बनेगी और आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जो प्लेंटिफ है उसको कुछ चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। सिर्फ आप कह देने से कि भाई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर इसको लाइबल करो विल नॉट बी इनफ। आपको अगर अपना जो सिचुएशन है उसको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में लेके आना है, तो आपको ये चार चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। सबसे पहले प्लेंटिफ को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो डिफेंडेंट है वो उसने अक्यूमुलेट किया है अपनी प्रॉपर्टी पे कोई डेंजरस थिंग, सम डेंजरस थिंग ही हैज अक्यूमुलेटेड। अब डेंजरस थिंग, देर इज नो फॉर्मूला जिससे हम, या ऐसा कोई लिस्ट नहीं है कि ये सारी चीजें डेंजरस थिंग में आती हैं। एनीथिंग कैन बी डेंजरस, वाटर, केमिकल्स, एक्सप्लोजिव्स, कोई अगर पॉइजनस ट्रीज आपने लगा लिए हैं वो भी डेंजरस थिंग में आ जाएगा। तो डेंजरस थिंग माने कि अगर ये एस्केप करेगा तो इट विल डेफिनेटली कॉज हार्म टू द अदर पर्सन। उस तरीके की अगर कोई भी सब्सटेंस को आप अपनी प्रॉपर्टी में लेके आए हैं तो वो डेंजरस थिंग मानी जाएगी। सो फर्स्टली प्लेंटिफ हैज टू प्रूव कि डिफेंडेंट जो भी ये प्रॉपर्टी में लेके आया है ये डेंजरस थिंग है। कभी कभार वो डेंजरस थिंग नहीं है और वो अपनी प्रॉपर्टी में लाया है, वो एस्केप हो गई है, उससे हार्म हो गया है, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कवर नहीं होगा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में अगर कवर करवाना है तो बहुत जरूरी है कि फर्स्ट थिंग विच द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट इट वाज अ डेंजरस थिंग। डेंजरस थिंग को कैसे प्रूव करेंगे कि भाई ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है या जिस क्वांटिटी में है ये अगर एस्केप करता तो ये नुकसान करेगा ही करेगा, राइट। देन नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड आपको प्रूव करना है। द यूज ऑफ लैंड मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनयूजुअल एंड फॉर नॉन नेचुरल पर्पस, राइट। तो अगर देखिए जैसे रेजिडेंशियल एरिया है, राइट, अगर जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं उसमें आपके गार्डन्स है, तो जनरली उसमें आप जिस तरीके के पेड़ लगाते हो, आप जिस तरीके के फ्लावर्स लगा रहे हो, तो कुछ ऐसा होता है कि नेचुरली ये ठीक है, इस तरीके जो लैंडस्केप ऐसा है यहाँ पे, जो वेदर ऐसा है, तो इस तरीके के जो ट्रीज हैं ये ग्रो हो सकते हैं। लेकिन अगर आप, अब रेजिडेंशियल एरिया है, घर इतने स्पेस नहीं है और उसमें आपने बहुत सारे पॉइजनस बेरीज के ट्रीज लगा दिए हैं, तो यहाँ पर अब आप क्या कर रहे हो, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड कर रहे हो। तो आप डेंजरस थिंग जो लेके भी आ रहे हो तो वो ऐसे लैंड पे लेके आ रहे हो जहां पर इट इज नॉट नेचुरल टू पुट दैट थिंग, तब हम मानेंगे कि ये नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। सो पहला आपने ये प्रूव करना है कि जो भी ये सब्सटेंस है वो डेंजरस। दूसरा, वो सब्सटेंस को जिस लैंड पे लेके आया है वो नेचुरल यूज नहीं है उसका। कोई भी इस सिचुएशन नेचुरली इसको नहीं रखता ऐसी ऐसी जगह पे, हर चीज का एक एरिया होता है और यहाँ पर ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो प्लेंटिफ को ये प्रूव करना है कि डिफेंडेंट नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड कर रहा है यहाँ पे, तो दूसरा उसको ये प्रूव करना है। तीसरा उसको ये प्रूव करना है कि जो डेंजरस थिंग है वो एस्केप कर गई है। The dangerous thing must escape from the defendant's property to cause damage to the plaintiff। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अगर जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी में आ रहा है और उसके वहां आने के वजह से उसको नुकसान हुआ। अब जो प्लेंटिफ है, वो जैसे ये डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी है, प्लेंटिफ यहाँ आगे खड़ा है और यहाँ पर जो उसने, जो डिफेंडेंट ने अपनी डेंजरस थिंग रखी थी, भले ही नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड था, अब प्लेंटिफ को लॉस हो गया, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कवर नहीं होगा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कवर होने के लिए जरूरी है कि जो भी उसने, डिफेंडेंट ने अपने नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड किया था उसमें जो भी डेंजरस थिंग रखी थी वो एस्केप कर गई है। तो वो एस्केप करी है, वो बाहर निकल गई उसकी प्रॉपर्टी से, एंड तब प्लेंटिफ को लॉस कॉज हुआ है, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कवर होगा। अगर प्लेंटिफ उसकी प्रॉपर्टी में है, डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी में है और वहां पर उसको लॉस हुआ है, उसको कोई इंजरी हो गई है, तो डिफेंडेंट विल नॉट बी लाइबल अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ही माइट बी लाइबल अंडर सम अदर लाइबिलिटी बट नॉट अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में तो तभी होगा जब वो डेंजरस थिंग एस्केप करेगी। सो दिस ऑल्सो प्लेंटिफ हैज टू प्रूव। And lastly, damage. The escape must cause actual damage to the plaintiff's property or person। ये भी उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसको कोई ना कोई डैमेज हुआ है, राइट। अब ये तीनों चीजें, मान लीजिए डेंजरस थिंग भी है, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड भी है और वो एस्केप भी कर गई, लेकिन एस्केप करने के बाद भी प्लेंटिफ को उससे कोई एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ है।
राइट। तो वो सिर्फ इस वजह से ये 3 एलिमेंट के बेसिस पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगा के कॉम्पनसेशन नहीं ले सकता है। ही ऑल्सो हैज टू प्रूव कि उसको डैमेज हुआ है और उसको एक्चुअल डैमेज बताना पड़ेगा कोर्ट में कि उसको ये नुकसान हुआ है। जैसे जो अभी हमने रायलेंस वर्सेस फ्लेचर किया था, उसमें रायलेंस की जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत डिस्ट्रॉय हो गई थी, राइट। तो वो पानी एस्केप हुआ, उससे उसकी प्रॉपर्टी डैमेज भी हुई है। तो पहली चीज डेंजरस थिंग थी, फिर नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, एस्केप किया है उस चीज ने, और फिर उससे डैमेज कॉज हुआ है। when all these 3 4 elements will be proved by plaintiff, तब जाकर जो लाइबिलिटी है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मानी जाएगी और डिफेंडेंट को लाइबल करेंगे, राइट। ये सारी चीजों को इंडिविजुअली एक एक करके प्लेंटिफ को इन एलिमेंट्स को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो डिफेंडेंट है, जनरली स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आपको वो सारे डिफेंसेस नहीं मिलते हैं जो नॉर्मल बाकी टॉर्टियस लाइबिलिटीज में मिलते हैं, बट देर आर फ्यू डिफेंसेस जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में जो डिफेंडेंट है वो ले सकता है। सबसे पहले वो ले सकता है प्लेंटिफ्स फॉल्ट, इफ द डैमेज इज कॉज ड्यू टू द प्लेंटिफ्स एक्शन, तो यहाँ पर डिफेंडेंट बच जाएगा। तो पहला उसको जो डिफेंस है वो ये ले सकता है कि प्लेंटिफ की गलती है, प्लेंटिफ की गलती की वजह से जो सिचुएशन है, जो चीज है या एस्केप की है, सो प्लेंटिफ का फॉल्ट अगर उसने प्रूव कर दिया तो वो अपनी लाइबिलिटी से बच जाएगा, लाइबिलिटी एस्केप हो जाएगी। सेकंड इज एक्ट ऑफ गॉड, नॉन नेचुरल इवेंट्स लाइक फ्लड्स और अर्थक्वेक्स। अब ये रैलेंस का ही जजमेंट अगर हम ले लें, इस सिचुएशन में अगर रिजर्वॉयर में वैसे उसने पानी डाला हुआ है, शाफ्ट वगैरह का पॉइंट आप हटा दो, फ्लड्स की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से वो रिजर्वॉयर टूट जाता है और फिर रैलेंस की प्रॉपर्टी में जाता, तो यहाँ पर फ्लेचर को डिफेंस मिल जाता है एक्ट ऑफ गॉड का। और एक्ट ऑफ गॉड का किस तरीके के सिचुएशंस में ही एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस मिलता है, दैट वी हैव कवर्ड इन द लेक्चर ऑफ डिफेंसेस ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी, right? So if you have not seen, you can see that. Then we have consent of the plaintiff. If the plaintiff consents to the accumulation of the dangerous thing, अगर प्लेंटिफ ने खुद कंसेंट दिया था तो यहाँ पर अब वो जाके बाद में ये नहीं कह सकता कि नो, नाउ आई डोंट अग्री विद इट और आपकी वजह से नुकसान हो गया तो कॉम्पनसेट करो। सो अगर डिफेंडेंट ने ये प्रूव कर दिया कि प्लेंटिफ ने भी कंसेंट दिया था फॉर द अक्यूमुलेशन ऑफ दैट डेंजरस थिंग, अब नाउ इट हैज बैकफायर्ड और नुकसान हो गया है, तो अब ये कह रहा है कि मेरी लाइबिलिटी है। सो इफ ही इज एबल टू प्रूव दिस, तो his liability from giving compensation will be very less. Now, act of a third party. If the damage is caused by the actions of someone else over whom the defendant has no control, तो यहां पर भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में नहीं आएगा, राइट। तो पहले ही देखो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पहले कहता है कि भाई इंटेंशन नहीं है और नेग्लिजेंस भी नहीं था, फिर भी आप लाइबल हो जाओगे, राइट। अब तीसरे पार्टी के एक्शन के लिए डिफेंडेंट को हम लाइबल नहीं कर सकते ना, राइट। डिफेंडेंट अपने उसके जो एक्शन है उसके लिए उसको लाइबल कर सकते, भले ही उसकी गलती ना हो फिर भी, लेकिन थर्ड पार्टी के एक्शंस के लिए उसको लाइबल नहीं कर सकते। तो अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से डेंजरस थिंग जो थी वो एस्केप कर गई है या कुछ और सिचुएशन हो गई है, तो उसमें डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। एंड देन वी हैव स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, एक्टिविटीज ऑथराइज्ड बाय लॉ आर एग्जेम्प्टेड, ठीक है। तो ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का भी जो डिफेंस है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में मिल जाता है, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं उनको मिलता है अंडर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी स्ट्रिक्ट, दैट मीन्स कि आपका वो आपने इस तरीके से ध्यान रखना है कि आपका ना बुरा इंटेंशन है ना आप नेग्लिजेंट है, फिर भी आपको लाइबल किया जाएगा, बट स्टिल डिफेंडेंट हैज दीज 5 डिफेंसेस। फिर भी अगर वो इनमें से कोई एक डिफेंस प्रूव कर पाता है, सो ही कैन एस्केप दैट लाइबिलिटी, राइट। तो प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन है कि उसको वो 4 एलिमेंट्स प्रूव करने हैं, डेंजरस थिंग, देन ही हैज टू प्रूव नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड था, एस्केप ऑफ डेंजरस थिंग है, एंड लास्टली डैमेजेस कॉज हुआ है। फिर डिफेंडेंट के पास भी डिफेंसेस हैं कि ठीक है, प्लेंटिफ ने अपना बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज कर दिया है, उसने प्रूव कर दिया है, डिफेंडेंट कैन ऑल्सो टेक वन ऑफ दीज डिफेंसेस एंड एस्केप दैट लाइबिलिटी, राइट। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को आपने ऐसे याद रखना है कि जिसमें फॉल्ट नहीं है मगर स्टिल डिफेंडेंट विल बी लाइबल, बट इन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी देर आर सर्टन डिफेंसेस विच आर अवेलेबल टू द डिफेंडेंट। अब वाई एम आई फोकसिंग ऑन दिस, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो में विल कवर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, तो वहां आप देखोगे कि डिफेंडेंट हैज नो डिफेंसेस एट ऑल, ठीक है। सो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी स्ट्रिक्टर देन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विच ओरिजिनेटेड इन इंडिया ओनली इन एमसी मेहताज जजमेंट, वो भी हम कवर करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अब एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया की अगर हम बात करें तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बिल्कुल इंडिया में अप्लाई होती है, बट इंडिया में एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का डॉक्ट्रिन भी है, ओरिजिनेट हुआ था एमसी मेहता के जजमेंट में, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी।
और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब तक हमारे 4 वीडियोस आई बिलीव हो चुके हैं। एंड प्लीज डू लेट अस नो कि हाउ यू आर फीलिंग अबाउट इट, किस तरीके से आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, सो वी कैन मेक दोज इम्प्रूवमेंट्स एंड मेक इट बेटर फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।